नमस्कार, अमर उजाला बोनस में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम शंकधर और बोनस पॉइंट का ताजा संस्करण लेकर हाजिर हूं। मेरे साथ स्टूडियो में द बोनस के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद शुभम, दर्शकों का स्वागत है। अंशुमान जी से चर्चा शुरू करूं, आपको कार्यक्रम के ओर ले चलूं, उससे पहले आपको बड़ी खबरों से रूबरू कराता हूं, बताता हूं आज कौन सी खबरों पर हम चर्चा करेंगे। और एक बात और बताता हूं कि इस पूरे शो के अंत में एक बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा, एक ऐलान भी हम करेंगे, उसके लिए भी आप हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन पहले ये ऑन द शो देखिए, पहली खबर मानसून की लेना आज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब खतरा बाढ़ का है और वो खतरा है शहरों में। क्या कह रहा है मानसून, अर्ली मानसून, कहीं सरदर्द ना बन जाए, इसकी पड़ताल होगी। दूसरी खबर जो होगी वो होगी कर्नाटक बैंक से जुड़ी। कर्नाटक बैंक में क्या हो रहा था कि एमडी ईडी का इस्तीफा हो गया, इसको जानेंगे। रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट आई, ये मतलब एक तय समय पर आती है रिपोर्ट तो आई, लेकिन इसके अंदर जो है ना, ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, इसमें कुछ भी स्टेबल नहीं दिख रहा है। कई मोर्चों पर चिंताएं, चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं। कहां वो चिंताएं हैं, कहां वो चुनौतियां हैं। भारतीय परिवारों की बैलेंस शीट के बारे में ये रिपोर्ट क्या बताती है, इसकी पड़ताल करेंगे। विस्तार से इसको आज हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद क्या मुश्किल में फंस गई भारत अमेरिका डील। देखिए, आप कहेंगे ना कि कई बार हम इसी कार्यक्रम में कहते हैं कि हाँ होने वाली है, फिर कई बार कहते हैं कि डील फंस गई है। ये हम नहीं कहते, ये संकेत कहते हैं। और ये मिजाज है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब का कि भाई आज कुछ कहेंगे, सुबह कुछ कहेंगे, शाम कुछ कहेंगे, तो जो होगा वही तो हम बताएंगे। तो अब ऐसा लग रहा है जो सबसे ताजा घटनाक्रम है वो इस ओर इशारा कर रहा है कि डील थोड़ी मुश्किल में फंसती दिख रही है। इसके बाद ट्रंप मस्क फिर आमने सामने, अब कोई नई बात हुई। अभी समझौता हुए मुझे लगता है कि हफ्ता नहीं हुआ होगा, हफ्ता 10 दिन नहीं हुआ है, जब दोनों ने नहीं कुछ नहीं हुआ टाइप की बात कही, और अब आज फिर वो आमने सामने। अब तनाव फिर नए लेवल पर है, नई बात है, नई चर्चा है, नई धमकियां हैं। क्या धमकियां हैं, क्या असर है और कितनी जरूरी है ये सब कुछ बात, ये जानना जरूरी है। हम इसको समझेंगे। बेहाल है डॉलर का हाल, एक ये खबर है भाई। डॉलर का हाल बड़ा बेहाल है। बीते कई वर्षों में, दशकों में ऐसा नहीं हुआ कि ये स्थिति आई हो जो आज आई हुई है। क्यों आई ऐसी स्थिति, क्या वजह है इसकी, ये हम सब कुछ जानेंगे एक और खबर में। और इस ऑन द शो में जो नहीं है, लेकिन जो मैंने आपसे कहा वो ये कि भाई एक बड़ा महत्वपूर्ण ऐलान, एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना हम आपको इस कार्यक्रम में देंगे, तो उसका भी आप इंतज़ार कीजिए और तैयार हो जाइए। शुरुआत मानसून से करते हैं। मौसम विभाग ने जुलाई के दौरान मानसून की बरसात को लेकर अपना अनुमान जारी कर दिया। मौसम विभाग के मुताबिक जुलाई के दौरान देश भर में औसतन सामान्य के मुकाबले ज़्यादा बरसात होगी। हालांकि पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में जुलाई के दौरान सामान्य से कम बारिश का भी अनुमान है। इस बीच देश में मानसून सीजन का पहला महीना समाप्त हो गया है और मानसून के पहले महीने के दौरान देश भर में सामान्य के मुकाबले 9% से ज़्यादा बरसात हुई है। सर, अर्ली मानसून आया, कितनी बड़ी चुनौती लाया? अर्ली मानसून समय से पहले हुआ मानसून वैसे फसलों के लिए और किसानों के लिए बाजार की उम्मीदों के हिसाब से बेहतर है। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था की जो बड़ी चुनौती जल्दी मानसून आने से वो अब दिखने लगी है। भारत के शहर बुरी तरह अर्बन फ्लड का शिकार हैं। अगर आप आंकड़ों के तौर पर देखें तो भारत की 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन में लगभग हर तीसरा आदमी शहर में रहता है। 150 के आसपास लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। सिटीज़ करीब 3% का लैंड एरिया सिटीज़ के पास है और 60% का जीडीपी भारत के शहर, भारत के आर्थिक उत्पादन में जोड़ते हैं। और इस समय अगर आप देश के किसी भी शहरी इलाके में रह रहे हैं तो आपको पता है कि आपके शहर का क्या हाल है। अर्बन फ्लडिंग भारत की बेहद जटिल समस्या बन गई है, चाहे वो मुंबई हो या वो गुरुग्राम हो या वो दिल्ली हो या गुवाहाटी हो या दक्षिण के शहर हो। और अब इस साल आए जल्दी मानसून ने तमाम जगह नगर पालिकाओं को, नगर निगमों को और म्यूनिसिपैलिटीज़ को तैयारी का मौका भी नहीं दिया कि वो ड्रेनेज को ठीक कर सकें, पानी के निकास की व्यवस्था कर सकें। हालांकि उसके बाद भी कुछ होता नहीं है। मानसून की बारिश के समय शहर फ्लड होते ही हैं, लेकिन भारतीय गांवों के लिए, खेती के लिए जहां मानसून बेहतर खबर है, वैसे भारतीय शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचे के लिए शायद इससे खराब खबर कोई नहीं है। मानसून का आना और अब भारत के में जिस तरीके की फ्लैश फ्लड्स दिख रही हैं,
बारिश का जो अप्रत्याशित स्वरूप दिख रहा है वो सबसे बड़ी चुनौती है। तो आने वाले समय में मानसून के प्रबंधन में अब शहरों को केंद्र में रखना होगा, क्योंकि अभी तक हम मानसून को सिर्फ ग्रामीण इलाकों में और खेती के नज़रिए से देखते थे और इससे बड़ा जीडीपी नुकसान, बड़ा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस भी हो रहा है। तो जो 9% अधिक बारिश हुई है सामान्य से पहले हुई है, इसका सीधा असर हमें खेती पर तो बाद में दिखेगा, शहरों के जीवन पर दिख रहा है। चलिए अगली खबर कर्नाटक बैंक से जुड़ी। कर्नाटक बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बैंकों में इन दोनों के खर्चों पर ऑडिट की रिपोर्ट के बाद दोनों को पद से इस्तीफा देना पड़ा। बैंक के बोर्ड ने दोनों का इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया। ऑडिटर की रिपोर्ट में बैंक के भीतर गवर्नेंस को लेकर खामियां बताई गई। सर क्या कुछ चल रहा था? अब कर्नाटक बैंक का मामला बड़ा चौंकाने वाला है, सनसनीखेज, क्योंकि भारतीय बैंकों के भीतर चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। हमने इंडसइंड का मामला देखा। कर्नाटक बैंक के मामले में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो कुछ ऐसे खर्चों की हैं जो बैंक के प्रबंधन ने उनकी अपनी अधिकार सीमा से बाहर जाकर खर्च किए थे, और वो कंसल्टिंग की फीस के खर्चे थे जो दिए गए थे, जिसे मंजूर करने की अनुमति नियमों के तहत बैंक के प्रबंधन के पास नहीं थी। और ये मामला जब ऑडिटर की रिपोर्ट में फ्लैग हुआ, ये मामला करीब 2025 में मई 2025 में इसी में रिपोर्ट आई, और उसके तत्काल बाद फिर दोनों जगह डायरेक्टर्स को इस्तीफा देना पड़ा। ये तात्कालिक खबर है जो आज निकल कर आई है। एमके ग्लोबल जैसी एजेंसियों ने कर्नाटक बैंक के स्टॉक को डाउनग्रेड भी किया है। चूंकि हम बैंकों में धीमे धीमे समस्याएं निकलती देखते हैं, जैसे हमने इंडसइंड बैंक में शुरुआत में समस्या देखी थी और फिर हमें दिखाई दिया कि क्या चीज़ें निकल कर आई, तो बैंक चूंकि हाथ जले हुए हैं निवेशकों के स्टॉक मार्केट में बैंकों के भीतर के प्रबंधन के कारण, तो कर्नाटक बैंक के मामले में इंतजार किया जा रहा है कि पड़ताल में कुछ और नई चीज़ें शायद निकलकर सामने आएंगी। ऑटो पार्ट कंपनी हीरो मोटर्स नए सिरे से सेबी के पास आईपीओ के लिए आवेदन कर रही है। कंपनी ने शेयर बाजार से 1200 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है और इसके लिए डीआरएचपी दाखिल किया है। इस पैसे का इस्तेमाल कंपनी पुराने कर्ज को खत्म करने में और कैपेक्स पर करेगी। कंपनी ने पहले आईपीओ के जरिए 900 करोड़ रुपए का फंड जुटाने के लिए आवेदन किया था। सर इस बार क्या तैयारी है? हीरो मोटर्स ऑटो कंपोनेंट कंपनी है और लंबे समय बाद भारतीय बाजार में कोई ऑटो कंपोनेंट कंपनी नए सिरे से आईपीओ लेकर आ रही, क्योंकि अभी हमने इधर हाल फिलहाल के वर्षों में और वो भी उस समय जबकि ऑटो उद्योग एक बेहद चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है, निर्यात टूटे हुए हैं, भारतीय बाजार में भी मांग कम है। हीरो मोटर्स के पास BMW और डुकाटी जैसे क्लाइंट हैं और ये पंकज मुंजाल जो मुंजाल फैमिली के दूसरे सदस्य हैं उनकी लेड कंपनी है। तो कंपनी की तैयारी ये है कि इसमें करीब 390 करोड़ रुपए के इस ऑफर में कुछ हिस्सा इस्तेमाल किया जाएगा पुराना कर चुकाने के लिए और कुछ नए निवेश के विस्तार के लिए किया जाएगा। करीब 900 से 1200 करोड़ रुपए के आसपास के आईपीओ का साइज हो सकता है। और आईपीओ बाजार में इधर हम लगातार शुभम फिर गतिविधियां बढ़ती देख रहे हैं, नई कंपनियां आ रही हैं, तो अब आईपीओ में और प्राइमरी मार्केट की सक्रियता का सीजन फिर शुरू होता दिखाई दे रहा है। अगली खबर, सबसे महत्वपूर्ण खबर। सोमवार को रिजर्व बैंक ने अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो आपके लिए जानना समझना जरूरी है। पहले चर्चा बैंकों के भीतर एनपीए के बढ़ने की आशंका को लेकर। यह आशंका जताई गई कि बैंकों के भीतर एनपीए बढ़ सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2027 के मार्च तक बैंकों का ग्रॉस एनपीए बढ़कर 2.7% हो जाएगा, जो फिलहाल 2.5% पर है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि गंभीर वैश्विक संकट की स्थिति में बैंकों का एनपीए 5.3% से 5.6% तक भी पहुंच सकता है। प्राइवेट बैंकों के एनपीए में ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने लिखा है कि ग्लोबल घटनाक्रम और मौसम की वजह से देश की ग्रोथ के लिए रिस्क भी बना हुआ है। सर एनपीए बहुत खराब स्थिति में 5.5 तक जा सकता है, सब कुछ सही रहा तब भी बढ़ सकता है। कैसे इस ट्रेंड को समझें, कैसे इस आंकड़े को समझें? ये आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर भी है और भारतीय वित्तीय व्यवस्था के लिए आरबीआई की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है वो सबसे महत्वपूर्ण और कीमती होती है। और जो लोग भी भारतीय अर्थव्यवस्था में, बैंकों में या शेयर बाजार में निवेश करते हैं, उनके लिए इस रिपोर्ट को पढ़ना और इसके भीतर के तथ्य समझना जरूरी है। आरबीआई ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है, हालांकि ज़्यादातर बैंकों ने स्ट्रेस टेस्ट पास किए हैं, लेकिन मार्च 2027 तक एनपीए बढ़ने की संभावना है। और जैसा शुभम ने आपको बताया कि अगर वित्तीय संकट बढ़ता है, जैसा कि दिख रहा है,
एक्सपोर्ट को लेकर, ट्रेड वार को लेकर, तो एनपीए में बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन इसके बाद भी 40 प्रमुख बैंकों का ग्रास एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट 2025 में दशकों में सबसे कम था, 2.3% के आसपास ही था, और नेट एनपीए तो 1% से नीचे है, 0.5% के आसपास है। एक बात जो राइट ऑफ टू ग्रास एनपीए अनुपात है वो बढ़ रहा है, यानी बैंकों को अपने कर्जों का बड़ा राइट ऑफ करना पड़ रहा है, और आरबीआई ने अपनी इस रिपोर्ट में इस बात को रेखांकित किया है। हालांकि आप इस बात से संतोष जाहिर कर सकते हैं इस रिपोर्ट से कि प्रतिकूल परिदृश्य में भी कोई भी बैंक के पास जो मिनिमम रेगुलेटरी कैपिटल की जरूरत है 9%, उससे नीचे नहीं जाएगा। बैंकों के पास पर्याप्त कैपिटल उपलब्ध है। इंश्योरेंस सेक्टर की भी सॉल्वेंसी जो नियम है उनके हिसाब से बेहतर है। सबसे ज्यादा चिंता की बात एनबीएफसी है, जहां पर आरबीआई की रिपोर्ट एक लाल सिग्नल दे रही है, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। सर, एक और चीज की स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई हो और लोन के बारे में ना बताए, ऐसा हो ही नहीं सकता। लोन के ढांचे को अगर आप देखें तो क्या बदलाव आपको दिख रहा है? शुभम, कल हम लोगों ने भारत में क्रेडिट की ऑफटेक और मांग कम होने पर विस्तार से चर्चा की थी, और ये बताया था आपको कि कैसे भारत में ब्याज दरें कम होने के बाद भी कर्ज की मांग लगातार घट रही है और इसमें गिरावट आ रही है। दूसरा जो तथ्य महत्वपूर्ण इस रिपोर्ट से निकल कर आया है, उस हिसाब से ये कि जो सेक्टोरल ढांचा है, स्ट्रक्चर है भारत में कर्ज का, उसमें बड़े बदलाव हो रहे हैं। अनसिक्योर्ड लोन पर सख्ती के कारण अगर आपको लोन खाते देखें, ग्रामीण इलाकों में एनपीए की स्थिति 4% है, सेमी अर्बन इलाकों में 3.8% है, पर पर्सनल लोन और सर्विस लोन की रफ्तार तेजी से कम हुई है। 2024 में जिस रफ्तार से पर्सनल लोन बढ़ रहे थे उस अनुपात में अब कम हुए हैं। पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड के लोन में भी गिरावट आई है, और छोटे और मध्यम उद्योगों के क्रेडिट भी अब पीछे हैं। तो पूरी तस्वीर एनपीए के खतरे कम होने के बावजूद, ब्याज दरें कम होने के बावजूद, लोन के मोर्चे पर, कर्ज की मांग के मोर्चे पर चिंताजनक है। और इसे आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, इसे आप समझ सकते हैं कि अगर बैंक या कर्ज नहीं दे रहे हैं या लोग कर्ज लेने वाले नहीं आ रहे हैं, तो इसका अर्थ ये है कि इसे आने वाले तिमाही में और छमाही में भारतीय आर्थिक विकास दर में और कमी हो सकती है, क्योंकि अनिश्चितता के कारण लोगों को बाजार में मांग की उम्मीद नहीं है। सर, एक और इम्पॉर्टेंट सवाल जो भारतीय परिवारों के कर्ज को लेकर इस रिपोर्ट में पता चला, भारतीय परिवारों पर जितना कर्ज है उसका ज़्यादातर हिस्सा खपत में इस्तेमाल हो रहा है। ये बड़ी चिंता की बात है। मतलब आप कार खरीदने के लिए लोन लें, घर खरीदने के लिए लोन लें, ये एक अलग मुद्दा है कि आप कोई संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं, आप ज़मीन खरीद रहे हैं, आप घर खरीद रहे हैं, आप गोल्ड खरीद रहे हैं। खपत के लिए लोन लेना, ये सर कितनी चिंता की बात आपको लगती है? ये भारतीय परिवारों की बैलेंस शीट के बारे में क्या बताता है? ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर, और आरबीआई ने इसको स्वीकार किया है। हम अपने अपने अलग कार्यक्रमों में इस पर चर्चा भी करते रहे कि भारत के परिवार अगर कोई कंपनी होते तो शायद उनमें निवेश नहीं कर रहे होते। आप अगर किसी भारतीय परिवार को एक कंपनी मानकर बाजार में लिस्ट कर दें, 54 से 55% लोन सिर्फ लोग खपत के लिए ले रहे हैं। खपत का मतलब ग्रॉसरी के बिल पे करने के लिए, बिजली के बिल पे करने के लिए, इंश्योरेंस के बिल पे करने के लिए, और ये उनकी डिस्पोजेबल इनकम का करीब 26 से 27% है जो वो कर्ज के तौर पर खर्च कर रहे हैं। अब आप दूसरी चीज़ देखिए, जैसा शुभम ने इशारा किया कि हाउसिंग लोन का हिस्सा तो केवल 29% पे स्थिर है। मतलब हाउसिंग लोन से ज़्यादा लोग मकान खरीदने की स्थिति में नहीं है, और ये बता रहा है कि भारत के बाजार में लोग मकान खरीदने के लिए कर्ज लेने की स्थिति में नहीं, क्योंकि उनके पास इतनी पूंजी नहीं है कि वो मकान खरीद सकें, पर खपत के लिए उन्हें कर्ज लेने की मजबूरी है। हालांकि 50% से ज़्यादा लोन प्राइम है, अच्छी क्वालिटी की बेहतर रेटिंग वाले हैं, जिनकी बैलेंस शीट ठीक है, लेकिन ये बता रहा है कि इनकम की स्थिति बेहद खराब है, और प्रति व्यक्ति कर्ज इसीलिए बढ़कर 3.9 लाख से बढ़कर 4.8 लाख हो गया है। 22% उधार कर लेने वाले लोग सब प्राइम हैं, खास तौर पर ये हाई लेवरेज्ड हैं, और इनमें डिफॉल्ट बढ़ रहा है, और इसीलिए रिटेल लेंडिंग में बैंकों को राइट ऑफ बढ़ाने पड़ रहे हैं, जिस पर एनबीएफसी जिसमें सबसे ज़्यादा, जिस पर अलार्म दिखाई दे रहा है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यहां से निकली कि जो मौजूदा कर्जधारक हैं वही नए हाउसिंग लोन ले रहे हैं। यानी जो लोग अपने पुराने मकान बेच रहे हैं, ऐसे समझने की कोशिश करें कि जो मौजूदा कर्जधारक हैं, जिनकी अच्छी रेटिंग है और जिनके पास पूंजी उपलब्ध है, वही मकानों में अपग्रेड कर रहे हैं। फ्रेश बायर, जो नया मकान का ग्राहक है, वो बाजार में नहीं आ रहा, और इस तस्वीर को आपका आईना है भारत में प्रॉपर्टी मार्केट की रिपोर्ट्स, जो हम आपको बार बार बताते रहे कि सस्ते मकानों की बिक्री लगातार टूट रही है।
यह आंकड़ा देखिए जो आपकी स्क्रीन पर है, प्रति व्यक्ति कर्ज मार्च में 3.9 लाख से बढ़कर 2023 की तुलना में 2025 में 4.8 लाख रुपए हो गया प्रति व्यक्ति कर्ज, आरबीआई की रिपोर्ट ये बताती। और घरेलू कर्ज जीडीपी अनुपात जो है वो 41.9% है, करीब 42% के आसपास है कर्ज और जीडीपी का अनुपात। सबसे महत्वपूर्ण बात जो रेखांकित की है इसमें आरबीआई ने कि लोगों की वित्तीय बचतें घट रही हैं क्योंकि कर्ज बढ़ने की दर उनकी बचत से ज़्यादा है, और यही वो ब्रोकन बैलेंस शीट है, यही वो दरार है जो भारतीय परिवारों की वित्तीय स्थिति को चुनौतीपूर्ण बनाती है। तो सर मुझे लगता है कि बैंकों की बैलेंस शीट एक तरफ छोड़ दीजिए, अर्थव्यवस्था, ग्लोबल चैलेंज, जीडीपी, ग्रोथ, ये सब एक तरफ कर दें। आपको लगता है रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा चिंता की बात यही है, या इसके अलावा भी आपको लगता है नहीं इससे भी बड़ी कुछ चिंताएं छुपी हैं रिपोर्ट में? रिपोर्ट में दो चिंताएं, एक तो भारतीय परिवार कर्ज ले रहे हैं खपत के कारण, और खपत का कर्ज कभी भी उपयुक्त नहीं माना जाता कि उससे कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रही, और इसीलिए छोटे कर्जों में राइट ऑफ बढ़ रहे हैं। पर दूसरी और बात वित्तीय सिस्टम की दृष्टि से, वित्तीय ढांचे की दृष्टि से सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह कि एनबीएफसीज की स्थिति फिर चुनौतीपूर्ण हो रही, और आरबीआई ने अपनी इस रिपोर्ट में कहा है कि एनबीएफसीज के पीछे बैंकों का सपोर्ट घट रहा है, कम हो रहा है। आरबीआई की एफएसआर की रिपोर्ट बताती है कि जो ग्रास एनपीए बढ़ रहे हैं उसमें ज़्यादा खराब हिस्सा नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज का है। चूंकि एनबीएफसीज के मामले में भारत के निवेशक, भारत के रेगुलेटर और भारतीय सरकार अपनी हाथ उंगलियां जला चुके हैं, मैं पूरा दौर देख चुके हैं एनबीएफसीज के डिफॉल्ट का, फेल होने का, चाहे वो दीवान हाउसिंग हो या एलएफएस हो। इसलिए ये सबसे बड़ा खतरे का अलार्म है एनबीएफसी की वित्तीय स्थितियों में। रिपोर्टें बताती, जो मैं रिपोर्ट देखकर बता रहा हूं, मार्च 2021 में रिटेल की तुलना में रिटेल लोन में करीब 35% की बढ़ोतरी हुई है। क्योंकि बैंकों ने खराब रेटिंग वाले, कमजोर रेटिंग वाले या ना, अब ऐसे लोग जिनको कर्ज नहीं दिया जा सकता उनको कर्ज देने से अपना हाथ पीछे खींच लिया है और एनबीएफसीज को आगे खड़ा किया गया है, और इसलिए एनबीएफसीज की ये लेंडिंग अब डिफॉल्ट के तौर पर जा रही है। हालांकि नियामक व्यवस्था मजबूत है, आरबीआई का कहना है, पर हमें ये देखना होगा कि अगर ये जो एनपीए बढ़ने का आकलन आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट के हाईलाइट्स में किया, अगर वो दिखता है तो अगले 4-5 महीने एनबीएफसीज के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि कर्ज टूटेंगे, किस्तें टूटेंगी, डिफॉल्ट होगा, तो पहला मोर्चा जो हारा जाएगा वो एनबीएफसीज का ही होगा। चलिए, तो ये थी स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जहां जहां चिंताएं हैं वहां रेखांकित कर दी गई। आगे बढ़ते हैं भारत अमेरिका की व्यापार डील की अपडेट लेने के लिए। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बातचीत तो चल रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। भारत की तरफ से साफ कर दिया गया कि कृषि और डेयरी सेक्टर को लेकर किसी तरीके का समझौता नहीं होगा। अमेरिका चाहता है कि भारत इन दोनों सेक्टर्स में उसके प्रोडक्ट के लिए रास्ते खोले, दरवाजे खोले। डील को 9 जुलाई तक पूरा करने की डेडलाइन है, और 9 जुलाई को अगर ये डील पूरी नहीं होती तो क्या होगा? वही जो पहले हुआ था, ट्रंप साहब के टैरिफ भारत पर लग जाएंगे। सर, डील की फिलहाल आपको मौजूदा परिस्थिति क्या बनती दिख रही है फिर? पहले 2-3 तथ्य जो अभी निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि 9 तारीख की डेडलाइन सामने है, और हमें जो संकेत मिल रहे हैं सूत्रों के जरिए, जो टीम वहां गई उनसे बात करने पर या बाकी सूत्रों के जरिए, पहली चीज़ तो कोई बड़ी बिग ब्यूटीफुल डील अब शायद होती नहीं दिख रही है। कोशिश है कि कोई मिनी डील कर ली जाए, काम चलाऊ डील कर ली जाए, जिसमें कि डोनाल्ड ट्रंप की जो आफत 9 जुलाई के बाद संभावित है फटने वाली है, रेसिप्रोकल टैरिफ की और बाकी, उसे रोका जा सके। तो बात अब एक मिनी काम चलाऊ डील पर आ गई, और ऑब्वियस सी बात है, स्वाभाविक सी बात है कि व्यापार सौदे इतनी जल्दी में, इतनी जल्दबाजी में नहीं होते कि आप तुरंत सर पर खड़े हो जाएं और व्यापार डील कर ली जाए। ये बात व्हाइट हाउस को भी मालूम है, और ये बात दुनिया में व्यापार डिप्लोमेट्स को भी मालूम है। तो पहली चीज़ तो ये कि मिनी डील होने की तैयारी है, बड़ी डील नहीं होगी। अब वो मिनी डील भी फंस गई है, और ये प्रतिदिन बदलने वाली परिस्थिति है। एक दिन पहले तक इस बात की की संभावना बनती दिख रही थी कि भारत और अमेरिका कम से कम कुछ बिंदुओं पर सहमति में पहुंचे हैं, लेकिन अब जो आज सुबह का घटनाक्रम है उस हिसाब से अमेरिका की तरफ से इस मिनी डील की प्रक्रिया में भी कृषि क्षेत्र को खोलने के लिए और डेयरी क्षेत्र को खोलने की शर्तें रख दी गई हैं। अमेरिका में चूंकि किसानों को निर्यात की चुनौतियां हैं, और अमेरिकी सरकार ये चाहती है कि उसके सामान, उसके कृषि उत्पाद भारतीय बाजारों में और दुनिया के बाजार में पहुंचे, इसलिए उस दबाव के कारण अब इस मिनी डील पर भी उलझन है। हालांकि अगर आप इससे पहले की परिस्थिति देखें तो कुछ चीज़ें तय हो गई थी, जैसे अमेरिका के नट्स और रेजिन्स और अमेरिका के ड्राई फ्रूट्स के भारत में इम्पोर्ट को लेकर, और भी कुछ रियायतों को लेकर। लेकिन बातचीत जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे अमेरिका का अपना एजेंडा और दबाव खुलकर सामने आ रहा है। इसलिए फिंगर्स क्रॉस्ड हैं, कहना मुश्किल है,
डेडलाइन 9 जुलाई की है। हालांकि खींचतान इस बात की है कि विवादित मुद्दों को किनारे हटाकर एक छोटी सी डील, काम चलाओ डील कर ली जाए। चलिए, उधर कृषि सेक्टर को लेकर जापान और अमेरिका के बीच भी ट्रेड डील फंसती नजर आ रही है। जापान ने कहा कि वह अपने कृषि सेक्टर को बचाने के लिए अमेरिका के साथ ट्रेड डील में किसी तरह का समझौता नहीं करेगा। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि वे जापान पर नए टैरिफ लगाएंगे क्योंकि जापान ने अमेरिका से चावल खरीदने से इनकार किया है। सर, जापान और अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों में अब तनाव क्यों आ गया? ये ज़्यादा जोखिम भरी डील है। मतलब भारत और अमेरिका के बीच तो वार्ताएं चल भी रही हैं, भारतीय डेलीगेशन मौजूद है वहाँ पर। यहाँ तो रिश्ते ही नहीं है, बातचीत ही नहीं है बिल्कुल। डोनाल्ड ट्रंप ने जापान की उस सबसे दुखती रग पर या सबसे कमज़ोर राजनीतिक नस पर वार किया है जो जापान कभी नहीं चाहेगा। जैसे भारत को भी डेयरी और कृषि को लेकर अपने देश की राजनीति को प्रभावित करने और संतुष्ट करने में मुश्किल होती है। ट्रंप ने अचानक अपना पैंतरा बदला और ये कहा कि अमेरिका का चावल खरीदना पड़ेगा जापान को, नहीं तो कारों पर भारी टैरिफ लगाया जाएगा। और 9 जुलाई तक अगर अमेरिकी चावल की खरीद पर समझौता नहीं किया तो जापानी कारों पर 25% टैरिफ लगा दिया जाएगा। जापान की राजनीति इससे भड़क गई है। पिछले 24 घंटे में जापान की राजनीति से जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं आई हैं वो अमेरिका और जापान के व्यापार रिश्तों के लिए अच्छी खबर नहीं है। जापान ने साफ साफ कहा है कि वो चावल की कमी है उसके यहाँ, ऊंची कीमतें हैं। जो लोग बोनस पॉइंट देख रहे हैं उनको याद होगा, हमने विस्तार से आपको एक कार्यक्रम में बताया था कि जापान में चावल की क्राइसिस कितनी बड़ी और कल्चरली जापान में चावल की क्राइसिस क्या चुनौती लेकर आती। जापान की महंगाई में चावल का बड़ा हिस्सा है। इसके बावजूद जापानी सरकार का कहना यह है कि वो कृषि क्षेत्र में किसानों के हितों को कुर्बान नहीं करेगी, क्योंकि जापान में चावल ग्रामीण वोटरों के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जैसे कि भारत में गेहूं या बाकी खेती की स्थिति है। अब अमेरिका और जापान के बीच चावल का झगड़ा यह है। 2024 में जापान ने $298 मिलियन का अमेरिकी चावल खरीदा था, जो सबसे बड़ा खरीदार है। 2025 में जापान की खरीद 20% घट गई थी जनवरी के आसपास। जापान का एक कोटा सिस्टम है, आयात कोटा सिस्टम है, जिसमें WTO नियमों के तहत वो 7,70,000 टन चावल बगैर टैरिफ के आयात करता है और इसके बाद उस पर टैरिफ लगाना पड़ता है। अमेरिका ये चाह रहा है कि जापान टैरिफ में रियायत दे और उसके चावल की बिक्री अमेरिका जापान के बाजार में की जाए। अब ये झगड़ा इस स्थिति में पहुंच गया है कि जापान के कृषि मंत्री, कृषि सचिव ने खुलकर बयान दे दिए हैं, टिप्पणियां दे दी हैं और अब फिलहाल 9 जुलाई तक यहाँ डील पर उम्मीद बनती नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि जापान में चावल की कमी से कीमतें 4,000 येन पर 5 किलो से ऊपर पहुंच गई हैं। जापान की राजनीति काफ़ी गर्मा गई है इस डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट को लेकर, इस आदेश को लेकर। और उसके बाद वहाँ के वित्त मंत्री बेसेंट ने भी ये कह दिया अमेरिका के कि जापान को भारी टैरिफ झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। तीसरी डील पर चलिए। आज मंगलवार का दिन ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया में जितनी डील्स पर चर्चाएं चल रही थी, व्यापारिक कारोबारी जितनी समझौते होने की, व्यापार वार्ताएं होने की बातें चल रही थी, सब पर जैसे ब्रेक तो नहीं कहेंगे, स्पीड ब्रेकर तो लग ही गया है। अब चलिए फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रा ने अमेरिका की टैरिफ नीति पर निशाना साधा है। नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि ताकतवर देशों की तरफ से टैरिफ लगाया जाना एक तरह का ब्लैकमेल है। मैक्रा ने यह बयान ऐसे समय पर दिया जब अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है। सर, नाम नहीं लिया लेकिन कह तो दिया ही। तो आपको क्या लगता है कि मैक्रा के बयान को व्यापार वार्ताएं प्रभावित होंगी इस बयान से, या उस संदर्भ में आप कैसे देखते हैं इस बयान को? ये भी वार्ता फंस रही है और यूरोपीय समुदाय और अमेरिका के बीच, डोनाल्ड ट्रंप के बीच रिश्तों में खासा तनाव है, खासा खिंचाव है जो पिछले 5-6 महीनों में दिखाई दिया। यूरोपियन समुदाय ने बार बार पलटवार भी किया। भारत को अगर छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर देशों ने प्रतिक्रियाएं भी की। यूरोपीय समुदाय की प्रतिक्रियाएं काफ़ी तीखी थी। तो अब मैक्रा की ये बात ठीक उस समय आई है जब यूरोपीय समुदाय के प्रतिनिधि वाशिंगटन में मौजूद हैं व्यापार वार्ताओं के लिए। 9 जुलाई की डेडलाइन उनके लिए भी है और वहाँ बहुत ही पेचीदगी है। यूरोपीय समुदाय और अमेरिका के व्यापारिक रिश्ते काफ़ी गहरे हैं, दोनों तरफ से आयात निर्यात है और इसलिए एक बेसिक समझौता बनाने की कोशिश की जा रही है। यूरोपीय समुदाय अपनी तरफ से एक प्रस्ताव लेकर गया है वहाँ पर। इस स्थिति में अब ये तीसरी भी डील है। भारत, सबसे बड़े बाजारों में भारत, जापान और यूरोपीय समुदाय तीनों के साथ 9 जुलाई की तारीख के पहले वार्ताएं लड़खड़ाती हुई, पटरी से उतरती हुई, तनाव में फंसती दिख रही। सिर्फ कनाडा एक ऐसा था जिसने अपनी बातचीत को दोबारा शुरू किया है और वो भी एक धमकी के बाद, जबकि कनाडा से डील कैंसिल की गई थी डिजिटल टैक्स के बीच पे। एक चीज़ इसमें और जोड़ दें,
चीन ने कल इन सारी व्यापार वार्ताओं के बीच एक बड़ा बयान जारी किया जो काफ़ी महत्वपूर्ण और भविष्य को प्रभावित करने वाला बयान है। चीन ने यह कहा कि दुनिया का कोई भी देश अगर अमेरिका के साथ व्यापार संधि कर रहा है और उसमें चीन के आर्थिक हित प्रभावित होते हैं, चीन के कमर्शियल इंटरेस्ट पर हिट होता है, तो वो उस देश के खिलाफ काउंटर मेजर्स लेगा, उस देश के खिलाफ कार्रवाई करेगा। ये बात चीन की तरफ से आई प्रतिक्रिया खासतौर से इसलिए महत्वपूर्ण है कि अभी हाल में ही ट्रंप और चीन की कोशिशों के बाद चीन और अमेरिका के बीच रेयर अर्थ पर एक छोटा सा हल्का फुल्का सा समझौता हुआ है। तो बिल्कुल आज आप स्थिति में दुनिया में व्यापार संधियां 9 तारीख तक हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी, इसकी गारंटी देने के लिए कोई तैयार नहीं है, जो परिस्थिति आज दिख रही है। चलिए, दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप क्या कर रहे हैं, अपने टैक्स और स्पेंडिंग बिल में क्लीन एनर्जी पर सब्सिडी घटाने और विंड और सोलर एनर्जी पर नया टैक्स लगाने का प्रस्ताव दे रहे हैं। ट्रंप के इस प्रस्ताव का विरोध होने लगा है। कई अमेरिकी सांसदों ने कहा है कि इस कदम से अमेरिका में बिजली की किल्लत बढ़ने का खतरा है, बिजली के महंगी होने का खतरा है, नौकरियां खत्म होने का खतरा है। सर, क्या बड़े चेंज होने वाले हैं? ट्रंप का बिग ब्यूटीफुल बिल चर्चा में है। कई तरह से अलग अलग तरह से अमेरिका में टैक्स की रियायतों को लेकर, कर्ज की अमेरिकी सरकार के जो कर्ज की सीमा उसे बढ़ाने को लेकर, रेमिटेंसेस पर टैक्स को लेकर, पर सबसे ज़्यादा हलचल आज शेयर बाजार में, कल से शेयर बाजार में और अमेरिका की राजनीति में और पूरी दुनिया में दिखाई दी, वो इस टैक्स के तहत क्लीन एनर्जी को लेकर हुई। देखिए कैसे परिस्थितियाँ बदलती। 1 साल पहले तक अमेरिका पूरी दुनिया में क्लीन एनर्जी का लीडर था, अगुआ था। वो पूरी दुनिया को बता रहा था कि आपको अपने यहाँ सब्सिडी देनी चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रोत्साहन देना चाहिए, कार्बन का एमिशन कम करना चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप के इस बिल ने बिल्कुल सब कुछ पलटकर बदल दिया। इस बिल में क्लीन एनर्जी के लिए टैक्स क्रेडिट खत्म कर दिए गए। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहन, क्लीन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए टैक्स की छूट तुरंत बंद की जा रही है। और इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट जो लेकर आए थे बाइडन, उसके तहत जो रियायतें दी गई थी उन्हें भी खत्म कर दिया गया है। रिन्यूएबल एनर्जी पर नया टैक्स लगा दिया गया है बजाय रियायत देने के, कि पवन और सौर ऊर्जा की परियोजनाएं अगर आएंगी तो उनके ऊपर नया टैक्स लगाया जाएगा, क्योंकि ट्रंप का मानना है कि इसका रॉ मटेरियल और इसकी तकनीक चीन से आ रही, जो स्वाभाविक सी बात है। सोलर एनर्जी पर, एनर्जी के इक्विपमेंट्स पर पूरी दुनिया चीन पर निर्भर है। इससे लागत में बढ़ोतरी होगी। तो पवन और सौर परियोजनाओं की लागत में करीब 20% की बढ़ोतरी होगी। अमेरिका इस बात से परेशान है कि रिन्यूएबल और जो नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी है उसका सिस्टम से बाहर निकलने के बाद अमेरिका में बिजली बिलों में 8 से 10% की बढ़ोतरी होगी। कुछ स्टेट्स में तो 18% तक बिजली महंगी हो सकती है। दूसरा, क्लीन एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर में पिछले 7-8 सालों में बड़ा निवेश हुआ है, इसलिए 20 लाख नौकरियों पर यहाँ खतरा दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी चुनौती जो अमेरिका के एक्सपर्ट्स और पावर सेक्टर के लोग फ्लैग कर रहे हैं कि अगले 1 दशक में अगर पवन और सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता घटती है तो ग्रिड फेल होने का खतरा है, क्योंकि एआई और डेटा सेंटर की मांग तेजी से बढ़ रही है। $425 बिलियन का निवेश प्रस्तावित था क्लीन एनर्जी में, जो अब रुक जाएगा। तो पूरा का पूरा क्लीन एनर्जी सेक्टर अमेरिका का लड़खड़ा गया। आज शेयर बाजार में अगर आप करीब से देखें तो सारी क्लीन एनर्जी कंपनियों के स्टॉक औंधे मुंह गिरे, सब ब्लीड कर रहे थे। तेल और कोयले के लिए पर निर्भरता बढ़ेगी, जीवाश्म ईंधन पर अमेरिका की निर्भरता बढ़ेगी, जिससे कार्बन उत्सर्जन होगा। टेक्सास ओक्लाहोमा जैसे 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर सबसे ज़्यादा बिजली की कीमतें बढ़ सकती हैं। बड़ा विरोध हो रहा है, उद्योग कंपनियों का, स्टॉक मार्केट में गिरावट दिख रही है। और अमेरिका की पूरी राजनीति में ये बिल एनर्जी साइड से बड़ा तूफान लेकर आया है। सर, तो फिर उद्योग के नज़रिए से अगर आप देखें तो कितना मुश्किल हो जाएगा काम करना, या क्या बड़े बदलाव आपको लगता है कि मार्केट पर दिखेंगे एनर्जी के? अब इसका अगला रिएक्शन आएगा बैंक्स की तरफ से, क्योंकि बैंक्स ने क्लीन एनर्जी के प्रोजेक्ट्स को फिनांस कर रखा था। उनके सामने सब्सिडी रखी गई थी कि अगर आप प्रोजेक्ट लगाएंगे तो सब्सिडी दी जाएगी। तो चर्चा ये है कि ये एक किस्म का कंटेजियन है जो बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि इन परियोजनाओं में के मुनाफे में, रिटर्न में ये सब्सिडी, ये टैक्स क्रेडिट सब कुछ शामिल थे। और यही वो अनिश्चितता है जो राजनीति को दुनिया में सबसे ज़्यादा अविश्वसनीय बनाती है, कि एक राजनेता पूरी दुनिया की कंपनियों को बुलाकर निवेश कराता और दूसरा राजनेता आकर उस पूरे कानून व्यवस्था को बदल देता। $450 बिलियन के इन्वेस्टमेंट पर रिस्क है। और बैंकों का एक्सपोजर अब समझने की कोशिश की जा रही है कि इस व्यवस्था के बाद, इस पूरे कानून को बदलने के बाद अमेरिकी बैंक और वित्तीय सिस्टम्स का क्या होगा। पर शेयर बाजार में अमेरिका में क्लीन एनर्जी के स्टॉक्स की खासी पिटाई हुई है। मुझे अच्छे से याद है जब हम अपने कॉलेज के और उसके बाद के दिनों में थे, तो जब नीतियों पर चर्चा होती थी तो ये बताया जाता था, पढ़ाया जाता था कि सरकार की नीतियां साफ होना उद्योग के लिए तो वो अमेरिका जैसी हों। और मुझे लगता है कि सर अब ये पढ़ाया जाएगा कि अमेरिका जैसी तो ना ही हो। जहां आप देखिए वहां ऐसे ऊट पटांग फैसले हो रहे हैं कि उद्योग जो
कई कई वर्षों की तैयारी करते हैं, वो कुछ ना कर पाए। अगले खबर की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और उनके पूर्व सहयोगी एलन मस्क के बीच फिर से तल्खी बढ़ गई। मस्क ने ट्रंप के टैक्स बिल पर निशाना साधा, जिसके बाद ट्रंप ने धमकी दी कि मस्क की कंपनियों को दी जा रही सारी सरकारी सब्सिडी खत्म कर देंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि मस्क का जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ था और अमेरिका में उसकी दुकान बंद करके उसे अफ्रीका भेज दिया जाएगा। भाषा देखिए। चलिए खैर सर, नई टकरार अब कहां से शुरू हुई? यही बिल एनर्जी टैक्स बिल है, और ये इसलिए मैंने कहा कि अमेरिका की राजनीति में ये बड़ा तूफान पैदा कर रहा है। और मस्क और ट्रंप के जो रिश्ते डॉज छोड़ने के बाद खराब हुए थे, और मस्क ने धमकी दी थी कि वो एक बेहद सनसनीखेज स्कैंडल के मामले में ट्रंप का नाम सामने ले आएंगे, वो सब चीज़ें थी। लेकिन कल से ये मामला ज़्यादा बिगड़ गया, और हम आपको विस्तार से समझाते हैं कि मस्क क्यों सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित, और वो है क्लीन एनर्जी सब्सिडी से टैक्स और रियायतें खत्म करता है। और इसलिए जैसे ही ये बिल सीनेट में पास होने के करीब गया, मस्क ने कल एक प्रतिक्रिया जाहिर की, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल लापरवाही भरा कानून है और ये पागलपन है, और इससे वित्तीय अनुशासन की ऐसी की तैसी हो रही है। मस्क ने कहा बिल घटिया है, और उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां पॉर्की पिग पार्टीज हैं। अमेरिका को एक नई राजनीतिक दल की जरूरत है। मस्क ने कहा ना तो रिपब्लिकन पर उनको भरोसा रहा, ना डेमोक्रेट्स पर भरोसा रहा, अमेरिका को एक नई राजनीतिक दल की जरूरत है। अब उस थर्ड पार्टी को बनाने के बाद यहां तक कि मस्क ने कहा कि रिपब्लिकन के सांसदों को अगली प्राइमरी में हम जीतने नहीं देंगे, उन्हें हारने देंगे। इस पर ट्रंप बेहद बुरी तरह भड़क गए, और जैसे ट्रंप की टिप्पणियों का तरीका है, ट्रंप ने कहा कि मस्क की कंपनियों में टेस्ला, स्पेसएक्स को सबसे ज़्यादा सब्सिडी मिली। अब देखिए, इस झगड़े में अमेरिकी राजनीति के क्रोनी कैपिटलिज्म का चेहरा निकल कर आपके सामने आ रहा है कि अमेरिकी सरकार, डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता में लाने वाले मस्क सबसे ज़्यादा फायदा उठा रहे थे। ये बात भी इस झगड़े से उभर कर सामने आ गई। मस्क ने कहा कि टेस्ला और स्पेसएक्स को सबसे ज़्यादा फायदा मिला है। स्पेसएक्स नासा के साथ काम कर रही है। बिना सब्सिडी के बाद मस्क की दुकान बंद हो जाएगी और उनको दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ेगा, क्योंकि उनका कारोबार नहीं चलेगा। मस्क इसके साथ उन्होंने डॉज को, जो विभाग मस्क ने बनाया था, उसे आदेश दिया कि जो अरबों की सब्सिडी दी जा रही मस्क की कंपनियों को, उसका ऑडिट किया जाए। यहां तक कि वो डोनाल्ड ट्रंप, जो आज से 4 महीने पहले दुनिया के देशों में टेस्ला खरीदने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे थे, और जहां टेस्ला का बायकॉट किया जा रहा था, उन पर कार्रवाई करने के लिए कह रहे थे, खुद टेस्ला खरीद कर अपनी फोटो रिलीज कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि किसी को, सबको इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने की जरूरत नहीं। यह है पॉलिसी का चेंज, जो 3-4 महीने में बदलता हुआ दिखता है। मस्क ने जवाब दिया कि सारी सब्सिडी हटा दें, उसके बाद भी उनकी कंपनियां बिना सब्सिडी के चलेंगी। लेकिन उन्होंने बिल को लेकर कहा कि शर्मिंदगी वाला बिल है, कर्ज का गुलाम बना देगा अमेरिका को, और सांसदों को को इस पर शर्म आनी चाहिए। तो सर, क्या दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक को वाकई सब्सिडी की बहुत ज़रूरत है उनकी कंपनियों को? दर्द तो है, बड़ी तकलीफ। और मस्क की प्रतिक्रिया, अगर आप आंकड़े देखें इस बिल के और सब्सिडी के अमेरिका में क्लीन एनर्जी के, तो डोनाल्ड ट्रंप और मस्क का झगड़ा विशुद्ध रूप से कारोबारी झगड़ा है। $7500 और $4000 की टैक्स क्रेडिट मिलते थे अमेरिका में एक ईवी को खरीदने के लिए। नई ईवी पर $7500 और पुरानी पर $4000 का। ये 2025 के अंत तक खत्म हो जाएंगे। सीधा स्ट्रेट अवे टेस्ला की कारें महंगी हो जाएंगी। टेस्ला को जो भी कारें बनाने अब बाजार में बेचनी होंगी, वैसे भी टेस्ला की बिक्री पूरी दुनिया में घट रही BYD के कारण। ये टैक्स क्रेडिट हटते ही अमेरिका, जो उसका होम मार्केट है, उस बाजार में भी अमेरिका में टेस्ला की कारों पर बड़ा असर पड़ेगा, सेल्स घटेगी, ये दर्द है। दूसरा, $1000 की जो होम चार्जर क्रेडिट दिया जाता था अमेरिका में, कि अगर आप घर से अपनी कार को चार्ज करते हैं और ग्रीन कार चलाते हैं, ईवी चलाते हैं, सोलर बैटरी स्टोरेज के लिए जो इन्फ्लेशन रिडक्शन रेट के तहत टैक्स क्रेडिट दिया जाता था, ये भी सब खत्म होने जा रहे हैं। टेस्ला की एनर्जी, सोलर और बैटरी महंगी हो जाएगी, यानी एक तो कार महंगी, उसके साथ उसका सामान भी महंगा। इसके अलावा जो बाकी ऊर्जा के संसाधन हैं उनके ऊपर टैक्स में कमी की गई है। टेस्ला की बैटरी की लागत इससे बुरी तरह बढ़ेगी, क्योंकि चीन पर ज़्यादा सख्ती कर रहे हैं, और चीन प्रमुख स्रोत है टेस्ला की बैटरियों का। कुल सब्सिडी का जो आकलन हमें अलग अलग उससे मिला, उस हिसाब से 2024 में टेस्ला को करीब $2.8 बिलियन की, 2010 से 2024 के बीच में टेस्ला को करीब $2.8 बिलियन की सब्सिडी मिली थी। बिल लागू होने के बाद सालाना करीब $1.5 बिलियन का नुकसान संभव है। और इसके अलावा पूरी अमेरिका में जो अलग अलग राज्यों में क्लीन एनर्जी पर कटौती होगी, उससे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली कंपनी टेस्ला है। और इसीलिए टेस्ला की मार्केट कैप एक समय $150 बिलियन गिर गई थी, उसके बाद उसमें कोई रिकवरी आ गई थी। और इसलिए ये झगड़ा अब कारोबारी
दुनिया से निकलकर सीधे राजनीतिक दुनिया में आ गया है, जहां मस्क अब शायद ज़्यादा आक्रामक ढंग से मुखर होकर डोनाल्ड ट्रंप का विरोध करेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के इस बिल ने उन्हें वहां मारा है जहां उनको सबसे ज़्यादा दर्द होता है और उनके कारोबार पर सीधा असर पड़ेगा। चलिए आखिरी खबर, 2025 की पहली छमाही अमेरिकी करेंसी डॉलर के लिए बड़ी खराब रही। इस दौरान अमेरिकी डॉलर में करीब 10% की गिरावट आई है और 1973 के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब डॉलर में इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। माना जा रहा है कि अमेरिका पर बढ़ते कर्ज और ट्रंप प्रशासन की नीतियों की वजह से डॉलर में गिरावट आई है। तो सर, अब इस गिरावट का असर कहाँ कहाँ दिखेगा? अमेरिकी डॉलर की परिस्थिति के लिए सबसे खतरनाक काम तो ये बिग ब्यूटीफुल बिल है, जिससे अमेरिका की कर्ज की सीमा बढ़ रही है और उसी वजह से डॉलर गहरे दबाव में है। हम लगातार डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद डॉलर में तेज गिरावट देख रहे हैं। जो लोग नियमित रूप से अर्थम देखते हैं, हमने इस पर विस्तार से अर्थम के एक एपिसोड में चर्चा भी की थी कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे एक डिफरेंट तरीके की मुद्रा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें क्रिप्टो और बाकी करेंसीज को बढ़ावा दिया जाएगा। लेकिन डॉलर की कमजोरी अमेरिका से बहुत बड़ी पैमाने पर निवेश का पलायन करा रही है। यूरोप उसका बड़ा केंद्र बन रहा है, इस पर भी हमने संकेत दिए थे पिछले दिनों के अपने कार्यक्रम में। डॉलर जितना कमजोर होता जाएगा, डॉलर एसेट्स की वैल्यूएशन उतनी ही घटती जाएगी और पहली बार ऐसा हुआ कि अमेरिका की साख में गिरावट आई। अब धीमे धीमे डॉलर खैर फिएट करेंसी की स्थिति खो रहा है। दुनिया के विदेशी मुद्रा भंडारों में डॉलर की हिस्सेदारी में जबरदस्त गिरावट आई है। अब यहाँ से अगले 3, 4, 5 महीनों में देखना होगा कि दुनिया की एक सारी करेंसीज मजबूत होंगी डॉलर की तुलना में। जो करेंसी पेग हैं वो सब मजबूत हैं। जैसे रुपए में मजबूती है, पाउंड में मजबूती है, यूरो में मजबूती है। डॉलर की कमजोरी से बाकी करेंसी मजबूत होंगी। डोनाल्ड ट्रंप इसका एक फ़ायदा ले सकते हैं कि कमज़ोर डॉलर के साथ वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात बढ़ाने में थोड़ा मददगार साबित हो सकता है उन्हें। लेकिन अमेरिका में अभी इतनी उत्पादन क्षमताएं ही नहीं है। टैरिफ बढ़ने के कारण अमेरिकी कंपनियों की उत्पादन लागत भी बढ़ रही है। तो डॉलर की गिरावट का कितना फ़ायदा उन्हें अपने निर्यात को सस्ता करने में मिलेगा, ये देखना होगा। दुनिया की करेंसीज में मजबूती आएगी और उस मजबूती का दुनिया के निवेश प्रभाव पर बड़ा असर होगा। ये घटनाक्रम आने वाले 5-6 महीनों में बॉन्ड मार्केट को, स्टॉक मार्केट को और कैपिटल के फ्लो को प्रभावित करेगा। और जब ये बिल पास हो जाएगा उसके बाद लोग ये मान रहे हैं कि डॉलर के लिए कमजोरी का दौर बेहद लंबा चल सकता है। एक अपडेट और चलते चलते, गूगल ने MIT की कंपनी कॉमनवेल्थ फ्यूजन पावर के साथ 200 मेगावाट क्लीन फ्यूजन एनर्जी खरीदने के लिए करार किया है। सोमवार को गूगल की तरफ से इसकी घोषणा की गई। हालांकि अभी डील कितने की है, वैल्यू क्या है, इसकी जानकारी नहीं है। सर, क्या माना जाए यहाँ से एक नए युग की शुरुआत है? इस खबर को हमने इसलिए शामिल किया कि एनर्जी पर अमेरिका में और सब जगह चर्चा है। गूगल ने MIT की इस कंपनी के साथ समझौता किया है जो लेज़र और सोलर के जरिए मैग्नेट की मदद से फ्यूजन एनर्जी बनाती। ये दुनिया में अपने तरीके का पहला प्रयोग है। लगभग एक डिकेड से, पिछले एक दशक से अमेरिका में ये प्रयोग चल रहा था और गूगल की तरफ से इसमें निवेश किए जाने के बाद, इसमें भागीदारी के बाद ये माना जा रहा है कि ये परियोजना अब कॉमर्शियल उत्पादन के करीब पहुँच रही है। चलिए, तो ये था हमारा आज का बोनस पॉइंट और अब वो ऐलान जिसकी मैंने आपसे चर्चा की थी शुरुआत में। देखिए, अगर आप मिलना चाहते हैं मुझसे, अगर आप मिलना चाहते हैं अंशुमान जी से, अगर आप मिलना चाहते हैं द बोनस की तमाम टीम से, तो आपके पास एक बड़ा सुनहरा मौका है। सुनहरा मौका इसलिए है क्योंकि शेयर बाजार की बातों को जानने, समझने, समझाने के लिए, बताने के लिए हम 19 जुलाई को एक आयोजन कर रहे हैं। एक समझ लीजिए समारोह हो रहा है, उसमें आपको आमंत्रित करते हैं। दिल्ली में 19 जुलाई को क्राउन प्लाजा होटल में ये आयोजन होने वाला है। इसमें आपको शेयर बाज़ार के कुछ ऐसे दिग्गज चेहरे दिखेंगे जिनको आप चैनलों पर देखते हैं, जिनकी कॉल्स पर आप काम करते हैं। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये वो कॉल्स कैसे निकालते हैं, आपके मन में कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपको कभी होगा ना, जैसे हम सोचते हैं कि यार कभी अगर आमने सामने मिले तो ये पूछ लेंगे, तो आप पूछ लीजिए, आइए। लेकिन इसमें आने के लिए ना थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ेगी। कल से एक रजिस्ट्रेशन साइट हम लोग ओपन करेंगे, आपको उस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन कीजिए आप, और उन लोगों के लिए ये इवेंट पूरी तरीके से फ्री होगा जो हमारे प्राइम मेंबर हैं। तो अगर आप हमारे प्राइम मेंबर अब तक नहीं हैं तो बन जाइए। आपके पास आपका इनवाइट, आपका पास पहुंच जाएगा जिसे दिखाकर आप एंट्री कर पाएंगे। सीटें लिमिटेड हैं, तो ऐसे इवेंट और जगहों पर जब होंगे हम उसकी भी जानकारी आपको देंगे। पहला इवेंट दिल्ली में है। बोनस की सारे एंकर्स से, सारी टीम से मिलने का मौका आपके पास होगा। आइए, मिलते हैं, गपशप करते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, बातचीत करते हैं, चर्चा परिचर्चा, और बोनस कैसे मिल सकता है ये सुनिश्चित करते हैं। बहुत ज़्यादा जानकारी इसकी आपको
कल मिलेगी। आज 1 तारीख है तो मुझे लगा, कहते हैं ना कि खुश है जमाना, आज पहली तारीख है, तो पहली तारीख पर मैंने आपको ये बता दिया, खुश आप हो जाइए, मिलने मिलाने का मौका है। कल इस पर आपको विस्तार से पूरी जानकारी एक वीडियो के माध्यम से अलग से भी देंगे और कार्यक्रम में भी बताएंगे। फिलहाल अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अभी क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जाइए और आप बता दीजिए कि मैं प्राइम मेंबर हूं या अभी अभी बना हूं और मैं आना चाहता हूं। अपना मोबाइल नंबर वहां डाल दीजिए, बाकी चिंता मुझ पे छोड़ दीजिए। मिलते हैं कल फिर बोनस पॉइंट में नए संस्करण में। नमस्कार।